दोस्तों आज अपने ये समझेंगे कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स आज के दिन हमें लेना चाहिए कि नहीं, शॉर्ट टर्म में वेदर लेने लायक है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म होराइजन यानी अगर 3 से 5 साल अपने देखे तो वेदर दिस सेक्टर कैन आउट परफॉर्म द अदर सेक्टर्स एंड द निफ्टी 50 एज वेल। तो आज अपने ये पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स अराउंड 37% कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफ द निफ्टी 50, पर उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म द निफ्टी 50। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सब बैंक्स अंडर परफॉर्म किया। अब जैसे आपका आईसीआईसी बैंक और एसबीआई दे हैड आउट परफॉर्म द निफ्टी। वाई? बिकॉज उनका एसेट क्वालिटी में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट रहा है, वे एट द सेम टाइम एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक हैज अंडर परफॉर्म द निफ्टी। एंड द रियल रीजन वाज कि दोनों बैंक्स के वैल्यूएशन वाज प्रीटी हाई, और वो तो नीचे आना ही था, पर इतना नीचे कोई सोचा नहीं था। कोटक बैंक का बात करें तो उसका देखिए प्राइस टू बुक रेशियो इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द बैंक्स, इनफैक्ट 4 के ऊपर है, तो डेफिनेटली दिस बैंक इज एक्सपेंसिव। वहीं एचडीएफसी बैंक का कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ गुजरा। अब जैसे बीच में दे वर नॉट अलाउड टू इशू एनी क्रेडिट कार्ड्स, ऊपर से उनका इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कम रहा है एंड उस कारण से काफ़ी कुछ इशूज़ आ रहा था, जिस कारण से आरबीआई भी एक बार मना कर दी बैंक को टू इशू एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। बाद में अगेन दे स्टार्टेड एंड दे हैड एक्चुअली इशूड अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, बट स्टिल द टेक्नोलॉजी इशू स्टिल एग्जिस्ट एंड द बैंक ने कहा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट दे लीव असाइड एनुअली फॉर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। तो एचडीएफसी बैंक अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड तो जरूर करेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट दे आर गोइंग टू डू दैट। और वो एकदम क्लियरली उन्होंने कह दिया है। अभी भी उसका प्राइस टू बुक रेशियो इज अबव 3.5 एंड दैट्स नॉट रियली चीप। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एचडीएफसी बैंक इतना दाम गिरने के बाद भी इज वेरी वेरी रीजनेबल, ऐसा बात नहीं है, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। देखिए पहले एचडीएफसी बैंक का भी पीबी रेशियो करीबन 4 के आसपास था, आज अराउंड 3.5 है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से काफ़ी गिरा है। कोटक बैंक स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक्स राइट नाउ, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड बैंक, उसका एसेट क्वालिटी इज फैंटास्टिक, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव एज वेल। तो कोटक बैंक वैसे देखा जाए काफ़ी कंजर्वेटिवली काम करती है, और उसने भी कहा है कि बहुत अग्रेसिवली ग्रो करेगी, एट द सेम टाइम दे विल मेक श्योर कि उनके एनपीएस ज़्यादा बढ़े नहीं। तो अपने को ये देखना है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट आने वाला है कि नहीं। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, जब इकोनॉमी ग्रोथ होता है तब उसके बाद क्या होता है, जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ भी ग्रोथ होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो होगा तब बिजनेस को पैसे लेने पड़ेंगे तो एक्सपैंड द बिजनेस, बिकॉज दे डूइंग वेल ना। और अगर एक्सपैंड करेंगे उनको लोन चाहिए होगा, और लोन तो बैंक से मिलेगा, और बैंक्स का प्रोडक्ट क्या है, दैट्स द लोन। इतना लोन्स देंगे उतने तो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा तो बैंकिंग स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा तो तुरंत बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ गए, थोड़ा समय लगता है, देयर इज अ लैग, बट देन इट इज बाउंड टू हैपन। तो अपने को सामने दिख रहा है कि अगला कुछ साल इकोनॉमी तो ग्रोथ आने ही है। देखिए, पैंडेमिक के कारण एक बार हर इकोनॉमी में काफ़ी असर आया, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन परमानेंटली, ये टेम्पररी है, एंड द इकोनॉमीज अक्रॉस द ग्लोब इज गोइंग टू ग्रो, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो प्रीटी फास्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और जिसका बेनिफिट ये पूरा बैंकिंग सेक्टर को भी जाने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे तब तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर शॉर्ट टर्म में एनीथिंग कैन हैपन। देखिए, कई सेक्टर्स के स्टॉक्स गिरे हैं, बैंकिंग सेक्टर इज रियली हिट राइट नाउ, बट इन द लॉन्ग टर्म द स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट। तो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर दैट यू इन्वेस्टेड इन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पब्लिक बैंक्स खराब है, पर क्या कि एनपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड राइट नाउ पब्लिक बैंक्स के एनपीए काफ़ी हाई लेवल में। वेल, देयर आर एक्सेप्शंस, इज बेस्ट डूइंग वेरी वेल, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर बिसाइड्स दैट और पब्लिक बैंक्स का इतना बढ़िया हाल नहीं है। कौन कौन से बैंक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उस बारे में जानने के पहले ये भी बता दूँ कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ₹5,000 में, जहाँ मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7,000 में वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली ₹10,000 में, जहाँ मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन दिस 5 स्टॉक्स कैन इन्वेस्ट इन। एक हो गया आपके एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, देन आपके कोटक महिंद्रा बैंक, एंड मे बी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखो तो एसबीआई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो छोटे मोटे बैंक्स है पर उसमें क्या आपको एसेट क्वालिटी समझना होगा, ये समझना होगा कि एनपीएस कैसे है, बिकॉज देखिए आपको कोई बैंक बहुत एग्रेसिवली ग्रो करे पर एनपीएस भी बढ़े, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। बिकॉज देखिए, बैंक्स को कैपिटल का एक्सेस बहुत इजीली मिल जाते हैं, अगर बैंक्स उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करी, अगर कैपिटल एलोकेशन सही नहीं हुआ तब बहुत बुरा हाल हो सकता है। अपने देखे ना क्या हाल हुआ येस बैंक का, व्हाट हैपेंड विद येस बैंक। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो रादर स्टिक टू द बेस्ट बैंक्स ना इन द कंट्री, एंड दीज 5 बैंक्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। सो दिमागी क्यों लगाना, अगर आप चाहते हैं कुछ स्मॉल बैंक्स के बारे में आप समझे जाने तो इधर आप स्टडी करें या गो विद एडवाइजर। यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे कि भाई स्मॉलर बैंक्स में इन्वेस्ट करने का या वो बैंक्स में विच आर नॉट अमंग दिस 5 बैंक्स, तो एक चीज़ जरूर देखें कि उनका जीएनपीएस क्या है, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और यहाँ साथ साथ ये भी देखें कि उनका एनएनपीएस क्या है, यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ के आपको दोनों फिगर से ये आइडिया लग जाएगा कि उनका प्रोविजंस क्या है। देखिए, प्रोविजनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्रोविजनिंग नहीं है ऑफ द एनपीएस तब क्या बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है।
है बैंक्स। अब देखिए जो 5 बैंक का मैंने नाम बताया उन सबका प्रोविजनिंग इज़ वेरी गुड, उनका प्रोविजनिंग लेवल इज़ वेरी हाई, इसलिए कोई इशू ही नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान में रखिए। तो अगर आप देख रहे हो भाई स्मॉलर बैंक्स में तो वो फिगर जरूर देखेगा, बोथ द GNPAs एज वेल एज द NNPAs। साथ साथ का मन में ये होगा कि भाई क्या हाल होगा, क्या पता 2020 की तरह उस लेवल तक नहीं गिर जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ मैं बताना कि गिरना मुश्किल है उस लेवल तक, बिकॉज उस समय काफ़ी अनसर्टेनिटी था, पता नहीं था क्या होगा दुनिया का। इनफैक्ट ये हाल था, ये नहीं पता था लोग रहेंगे भी नहीं, इंडस्ट्रीज पूरा शट डाउन हो जाएंगे, जो लोन रखे उन लोग पे भी कर पाएंगे कि नहीं, इंडिविजुअल्स पे कर पाएंगे नहीं, इंडस्ट्री लेवल में पे कर पाएंगे नहीं, SMEs पे कर पाएंगे कि नहीं, इतना बुरा हाल था। देयर वाज टोटल अनसर्टेनिटी। आज के दिन वो बात नहीं रहा। देखिए NPAs भी काफ़ी ग्रो हो गया था, वो भी काफ़ी कम हुआ है, तो ओवरऑल मुझे सेक्टर में काफ़ी बुलिशनेस दिख रहा है, पर समय लगेगा। देखिए सेक्टर को ऊपर उठने में आपको टाइम देना होगा, पर अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है देन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।